हेलो एवरीवन, दिस इज अबू स्नेही और आज हम डिस्कस करेंगे 10th जनवरी के करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे हम इनको प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ करके हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। मोदी कॉल्स फॉर अ डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडियन डायस्पोरा को थोड़ा सा कमेमोरेट करने के लिए एक डे बनाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। सो प्रवासी भारतीय दिवस एक ऐसा डे है जो कि जनवरी 9 को सेलिब्रेट करा जाता है, लेकिन ये हर साल सेलिब्रेट नहीं करा जाता। ये एक बाय एनुअल इवेंट है। मतलब ये जो इवेंट है वंस इन 2 years होता है। 2 साल में एक बार होने वाला ये इवेंट होता है जिसमें जितने भी इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं उनको कमेमोरेट किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उनको सम्मान अवार्ड भी दिया जाता है किसी ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब यहाँ पे ना आपको इस पूरी स्क्रीन पे मल्टीपल वर्ड्स दिख रहे हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, देन नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये होते क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या है, सपोज कोई एक इंडियन है, वो अभी इंडियन सिटीजन ही है, मतलब उसने पूरी जिंदगी इंडिया में बिताई है, बट यूएस में उसकी जॉब लग जाती है। ठीक है, यूएस में उसकी जॉब लग गई, तो ये जो इंडियन है ये अब यूएस में जॉब करने चला गया। फाइन, लेकिन अभी भी ये इंडियन सिटीजन ही है। इसका जो पासपोर्ट है ना वो इंडियन पासपोर्ट ही है। इसका पासपोर्ट इंडियन है, इसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, क्योंकि ये है तो इंडियन सिटीजन। बट इसकी जॉब यूएस में लग गई तो ये वहां पे रहने लग गया। मतलब ये यूएस का रेजिडेंट बन गया एक तरह से। जो जहां पे रहता है वो वहां का रेजिडेंट बन जाता है, सिंपल। तो अब ये क्या है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं रहा, ये यूएस का रेजिडेंट हो गया। तो आप इसको क्या बोलोगे? क्या ये इसके पास सिटीजनशिप इंडिया की है? हाँ, तो टेक्निकली तो ये इंडियन है, लेकिन क्या ये इंडिया में रेजिडेंट है? नहीं। तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसको आप एनआरआई बोलते हो। तो एनआरआई वो लोग होते हैं जो रहते तो बाहर हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट और उनकी सिटीजनशिप इंडिया की होती है। फाइन, अब एक और स्टेप आगे चलते हैं। सपोज ये जो पर्सन है जिसकी यूएस में जॉब लगी, ये वहीं बस गया, ठीक है, लेकिन अभी भी इसके पास जो पासपोर्ट है वो इंडियन है, और इसने वहां पे किसी और पर्सन से शादी कर ली जो शायद वो भी इंडियन हो। हु नोस, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट एनीवे, अब इनका एक बेबी होता है जो कि यूएस में ही बॉर्न हुआ है, और यूएस में ये रूल है कि जो भी बच्चा यूएस की सॉइल पे पैदा होता है वो यूएस का सिटीजन हो जाता है। ठीक है, बाय द वे ये ध्यान रखना, इंडिया में ऐसा रूल नहीं है। अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। इंडियन सिटीजन कब बनते हैं, इसके लिए हमने 1955 में एक एक्ट भी लाया था। ठीक है, तो वो अब अलग डिस्कशन है। बट एनीवे, यूएस में अगर कोई किसी बच्चे का बर्थ यूएस के ज़मीन के अंदर होता है तब वो यूएस का सिटीजन मान लिया जाता है। और ऑब्वियसली अगर कोई यूएस का सिटीजन है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता। मतलब इवन दो इस बच्चे का फादर इंडियन सिटीजन है, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, ये जो बेबी है इसके पास यूएस का पासपोर्ट होगा। फाइन, क्या होगा, इसके पास यूएस का पासपोर्ट। तो मतलब ये इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, तो आप इसको कभी भी इंडियन नहीं बोलोगे। आप इस इंसान को इंडियन नहीं बोलोगे, तो आप इसको बोलोगे क्या? आप ये ध्यान रखो कि इसकी जो हेरिटेज है, जो इसके पेरेंट्स हैं वो तो इंडिया से थे ना, तो मतलब ये भले ही इंडियन ना हो लेकिन ये इंडियन ओरिजिन का है। मतलब पुरानी लाइन में इसके फादर ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन इंडिया से था। तो इवन दो ये सिटीजन यूएस का है लेकिन ये इंडियन ओरिजिन का है, तो आप इसको बोलते हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एनआरआई और पीआईओ में डिफरेंस क्या है। एनआरआई एक ऐसा इंडियन है जो कि बाहर रह रहा है बस। पीआईओ एक ऐसा इंसान है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं है, वो रह भी बाहर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स शायद इंडियन रहे हों। ये दोनों डिफरेंस आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो प्रवासी भारतीय दिवस में जो भी लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए या फिर एनआरआई हो गए, उनकी जो सक्सेस रही है बाहर कंट्रीज में उनको सेलिब्रेट करा जाता है। जैसे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यूएस में जाके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सीईओ बन गए। बहुत सारे इंडियंस जो कि यूएस में पैदा हुए हैं वो यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या यूके की पॉलिटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी ओवरऑल जो अचीवमेंट्स है उनको सेलिब्रेट करना यहाँ पे एम है। ये जो पर्टिकुलर डे है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेलिब्रेट करती है। एंड इसको चालू कब किया था? देखो, इंडिया के अंदर 1915 में महात्मा गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से लौट के इंडिया में आए थे। उस जिस दिन वो आए थे ना, 9 जनवरी को, उस डेट को ही
प्रवासी भारतीय दिवस माना गया है। फाइन। और ये अवार्ड भी दिया जाता है एनआरआईज को और पीआईओज को। अब आपको लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एनआरआई और पीआईओ इन दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिख दी है, प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ना। सो एनआरआई का मतलब वो है वो रेजिडेंट्स जो कि फॉरेन कंट्री में रेजिडेंट है, लेकिन वो है तो इंडियन, उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है। अब आपको कैसे पता चलेगा? सपोज कोई इंडियन है, वो यूएस में जॉब करने गया और 30 दिन वहां पे रह के वापस आ गया, तो क्या वो 30 दिन के लिए एनआरआई था? नहीं। किसी इंसान को इंडिया के अंदर, मतलब किसी इंसान को नॉन रेजिडेंट बनने के लिए उसको इंडिया से बाहर 182 डेज बिताने पड़ेंगे। मतलब पिछले साल या एक साल के अंदर कोई इंसान 182 डेज, ऑलमोस्ट मान लो 6 महीने से ज़्यादा कंट्री से बाहर रहता है, तब आप उसको बोल सकते हो कि हाँ अब से ये एनआरआई है। लेकिन कोई इंसान है जो कि यूएस में जॉब लगी है उसकी, वो 170 डेज में लौट के आ गया, तब वो कभी भी एनआरआई नहीं बना, जो कि एनआरआई की कट ऑफ है 182। ठीक है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। या फिर पिछले 4 साल में वो कम से कम 365 डेज बाहर रहा हो, 365 डेज से ज़्यादा बाहर रहा हो। तो ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो एक फॉरेन सिटीजन, देखो ये सिटीजन ही फॉरेन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया में बॉर्न हुए हो, उसको आप पीआईओ बोलते हो। लेकिन ध्यान रखना कि सपोज कोई इंसान है जो पाकिस्तान में रहने चला गया, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, ईरान में, भूटान में या श्रीलंका में रहने चला गया या नेपाल में, तो क्या आप उनको भी पीआईओ मानोगे? नो। वैसे डेफिनेशन में तो पीआईओ है वो, लेकिन लीगली हम उनको पीआईओ नहीं मानते, क्योंकि क्या है, पीआईओ को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्योंकि ये सारे हमारी नेबरहुड कंट्रीज हैं जहाँ पे आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा लगा रहता है, तो इनको एक स्पेशल स्टेटस देने से स्पेशल जो कुछ सर्विसेज है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। इसलिए जो पीआईओ की डेफिनेशन है उसके अंदर इनको लीगली नहीं माना जाता। फाइन, ये आपको ध्यान रखना है। और अब 2015 में एक और अपडेट होता है जहाँ पे पीआईओ को ओसीआई से मर्ज कर दिया जाता है। देखो ये देखा गया कि जो एनआरआई हो गए वो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई इंडियन है, वो बस 182 डेज, एक साल में 182 डेज से ज़्यादा दिन किसी दूसरी कंट्री में बिता रहा है, लेकिन उसके पास जो उसका पासपोर्ट वगैरह है वो इंडियन ही है। पीआईओ क्या था? एक ऐसा इंसान है जिसके पास पासपोर्ट भी फॉरेन है, रह भी वो फॉरेन जगह रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडियन रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ, आप देखो कि जो पीआईओ है ना, इन्होंने बाहर रह के बहुत ज़्यादा तरक्की की, एक तरह से आप ये मान सकते हो। अब इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पीआईओज वही इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी करे। फाइन, हम चाहेंगे ना कि भाई जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो अपनी होमलैंड में भी आके थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे और उससे कनेक्टेड रहे। तो इसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में क्या लॉन्च करा? ओसीआई कार्ड। इस कार्ड को लॉन्च करा। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये ना, इसमें सिटीजन जो लिखा है ना शब्द, ये बस नाम का है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ये कार्ड मिल गया वो इंडियन सिटीजन बन गया, नो। क्योंकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हो तो आप उसी कंट्री के सिटीजन रहोगे, आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते कि आप इंडिया के भी सिटीजन हो और किसी रैंडम कंट्री के सिटीजन हो, ये इंडिया में नहीं चलता। तो ये जो ओसीआई कार्ड है ना, ये कोई सिटीजनशिप नहीं है, ये तो बस नाम कहने के लिए कि जो पीआईओ है उनको भाई ये लगे कि हाँ जो इंडिया है वो हमें रिकग्नाइज करता है, तो हमने उनको ओसीआई कार्ड दे दिया, ओवरसीज सिटीजनशिप या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फाइन, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। ये सिटीजनशिप नहीं दी जा रही उनको बस ये नाम के लिए बोल दिया कि चलो आप तो, मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं ना कि अरे आप तो हमारे सिटीजन जैसे ही हो, तो वैसे ही कार्ड उनको दे दिया, उनको रिकग्नाइज करने के लिए। अब ओसीआई कार्ड का फायदा क्या होता है? देखो जो एनआरआई है, एनआरआई को तो पासपोर्ट भी इंडियन है ना, तो वो तो इंडिया में आके जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन कर रहा है वो सारे काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि है तो वो इंडियन ही। पीआईओ ये नहीं कर सकता क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन है। लेकिन वो पीआईओ जिसके पास ओसीआई कार्ड है वो इंडिया में आके उसके पास थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा राइट्स उसको मिल जाएगी। मतलब जो राइट्स एक नॉर्मल इंडियन के पास या एनआरआई के पास है उससे तो कम राइट्स रहेगी, लेकिन कोई एक फॉरेन बंदा है उससे ज़्यादा राइट्स एक ओसीआई कार्ड होल्डर के पास यहाँ पर हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओसीआई कार्ड का अब आपको मतलब समझ में आ गया कि इसको क्यों बनाया है। इसका एम यही था कि मतलब ये बना तो 2005 में था, बट अब जो पीआईओ कैटेगरी है उसको ओसीआई के साथ कंप्लीटली मर्ज कर दिया गया है 2015 में। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है। फाइन, तो ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए।
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट ब्लेम्स डबल काउंटिंग फॉर ओवर एस्टिमेटिंग गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट बिल्स। तो रिसेंटली क्या देखा गया है, रिसेंटली हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर जो पिछले 8 मंथ्स का इंपोर्ट डेटा था ना, वो बहुत ज़्यादा आया। जब कैलकुलेट करा गया तो पता चला कि जो इंपोर्ट है हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसने काफ़ी कन्फ्यूजन कॉज कर दिया कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट कैसे करा हमने पिछले 8 महीनों में। तो हमने उसको कैलकुलेट करा दोबारा, और बहुत जगह कहीं मिस्टेक हुई है या नहीं उसको देखा, और पता चला कि कम से कम $14.2 बिलियन का जो इंपोर्ट है ना, वो डबल काउंट हो गया। मतलब वो डबल काउंट हो गया था, इसलिए 8 महीने का जो इंपोर्ट डेटा था वो बहुत ज़्यादा आया। तो अभी हमने क्या करा है, उसको रिविजन करा है। और बाय द वे $14.2 बिलियन कोई छोटा नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक न्यूज़ बन गई कि यूजुअली ना रिविजन होते रहते हैं, कभी $1 बिलियन का ऊपर नीचे हो सकता है, फिर वो ना बार बार एस्टिमेट की कैलकुलेशन करने में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा नंबर था कि ये चीज़ हो कैसे गई, ये थोड़ा कन्फ्यूजन कॉज कर रही है। यहाँ पे डबल काउंटिंग हुई है बेसिकली इंपोर्ट्स इनटू एसईजी जोन्स। तो अब ये एसईजी जोन क्या है और यहाँ पे इंपोर्ट में डबल काउंटिंग क्यों हुई है उसको एक बार समझते हैं। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट का बहुत साल पहले से ही ये एम था कि देखो हमारी कंट्री में कोई लेट से कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, वो फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई इंडियन इन्वेस्टर भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये जो इन्वेस्टर है ना, ये इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोले या मैन्युफैक्चर करे कुछ भी, और इसको मैन्युफैक्चर करके वो दो चीज़ करेगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको जॉब्स मिलेगी ऑब्वियसली। एक और चीज़, वो यहाँ पे कुछ टाइम बाद टैक्स भी भरेगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। एंड फाइनली ये मैन्युफैक्चर करके इस प्रोडक्ट को वो बाहर ना एक्सपोर्ट करेगा। मतलब कोई चीज़ अगर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होती है तो उसके बदले इंडिया में आती है फॉरेन करेंसी, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब एक तीर से तीन निशाने, तो ये एम था। तो अब आप किसी इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करो कि प्लीज़ आप मैन्युफैक्चर करो। तो मतलब कोई इन्वेस्टर है जिसको मैन्युफैक्चर करना ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उससे फोर्स थोड़ी डाल सकती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों ना उनको हम इंसेंटिवाइज करें। गवर्नमेंट ने बोला देखो, हम इस सिटी में ना एक ऐसा एरिया आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस एरिया के अंदर आप ज़मीन लो और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू करो, जिसका पर्पज़ होगा कि आप उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ही करोगे। मतलब एक्सपोर्ट पर्पज़ से ही आप वहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे। इन्वेस्टर बोलेगा अच्छा इसमें मेरे लिए क्या है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर दूँ तो मुझे तो जितना प्रॉफिट अभी हो रहा है तब भी उतना ही होगा। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, कुछ साल के लिए हम आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे। मतलब कुछ साल के लिए आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, मस्त प्रॉफिट कमाओ, हम आपसे कोई टैक्स की डिमांड नहीं रखेंगे। इस पूरे एरिया को हम ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री डिक्लेयर कर देंगे आपके लिए सिर्फ। अब इन्वेस्टर को लगेगा चलो अब अच्छी बात है, अब उसको एक पुश मिला, एक इंसेंटिव मिला कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर करूंगा, एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, और लोगों को जॉब्स भी मिल रही है, प्लस जो वो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही। इससे अच्छी बात क्या हुई? तो इन्वेस्टर ने क्या करा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू कर दी। तो ये जो पूरा प्लान है ना, और ये जो पूरा एरिया है, इसी को बोला गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने। इसका एम यही था कि कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी। अब पहले कुछ साल 5 या 10 साल तक जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट तो नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद तो टैक्स चालू हो जाएगा ना, तो कुछ टाइम बाद जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी चालू होगा। तो ये गवर्नमेंट का एम था, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे। हाउएवर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे वो, उनकी जो सक्सेस है थोड़ी सी मिक्स्ड है। कुछ जगह वो फेल कर गए, कुछ जगह वो काफ़ी सक्सीड करे। तो ये बेसिक डिटेल्स है। तो इन्हीं जोन्स में क्या है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारी सर्विसेज है जिनको इंपोर्ट करा जाता है, ठीक है, कुछ मशीनरी को इंपोर्ट करा जाता है। तो इन रीजन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो टैक्स की थोड़ी छूट दी गई है ना इनको, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, एंड दैट इज़ वाई ये $14.2 बिलियन का एक एरर आ गया था, जिसको अब ठीक कर दिया गया है। फाइन। तो एसईजी क्योंकि अभी न्यूज़ में आ गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कंसेप्चुअल। उसके अलावा रिसेंटली एक बाबा कल्याणी कमेटी भी बनी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाई थी, जो कि एसईजी में चीज़ों को और इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने दी थी। तो आपको पता होना चाहिए ये कमेटी किस लिए बनी है। प्रीलिम्स में कमेटी का नाम देख के पूछ लेते हैं कि ये क्यों बनी है। कभी कभी तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ कमिटीज़ के नाम होंगे और यहाँ पे रीज़न होंगे, तो आपको कमिटीज़ को उनके रीजंस के साथ मैच करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए बाबा कल्याणी कमेटी बनी थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया रिलीजेस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम्स
फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स। ये बहुत ही एक्सेलेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इस पे प्रीलिम्स एंड मेंस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार समझते हैं कि जीनोम, डीएनए ये चीज़ें क्या है, उसके बाद हमें ये न्यूज़ समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले डीएनए से। एक्चुअली क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब ये मान के चलो कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, फाइन, या डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है। जो सेल है ना जिसके अंदर ये डीएनए है, ये सेल खुद कैसे काम करेगा, वो सेल को कैसे पता, आप खुद सोचो कि आपके लिवर सेल को कैसे पता कि उसका फंक्शन क्या है, आपके पैनक्रियास सेल को कैसे पता उसका फंक्शन क्या है, आपके हार्ट के सेल को क्या पता उसका फंक्शन क्या है, और आपके लंग्स के सेल को कैसे पता कि उसको क्या करना है। ये इनको कैसे समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर जो डीएनए है, बाय द वे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारे बॉडी के सारे सेल्स के अंदर सेम डीएनए होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होगी, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है शायद उनको ये आइडिया ना हो। तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स में सेम ही डीएनए होता है। हाँ, क्योंकि जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो किसी सेल में डीएनए थोड़ा सा बदल सकता है, बट ऑन थ्योरी, ऑन पेपर हमारे सारे सेल्स में सेम डीएनए होता है। ठीक है, तो लिवर सेल क्या करता है, ये इतना बड़ा डीएनए है हमारे पास, और डीएनए में ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया। ये जो डीएनए में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वही बताते हैं लिवर सेल को कि उसको क्या करना है, पेनक्रियाटिक सेल्स को क्या करना है, हार्ट सेल को क्या करना है, लंग सेल को क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब सेल के अंदर डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शन है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए के अंदर छोटे छोटे ऐसे इंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं, मतलब ये जो रीजन है डीएनए का, ये किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये रीजन डीएनए का किसी और चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये रीजन डीएनए का किसी और चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना है। तो इन छोटे छोटे रीजन्स को बोलते हैं जीन्स। ठीक है, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं जीन्स। तो एक जीन आपकी आईज के लिए हो गया, मान लेते हैं कि आई का कलर क्या होगा, आई कलर का एक जीन हो गया, मान लेते हैं। एक जीन हो गया कि लेट्स से आपके बॉडी में जो डाइजेशन है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, वो भी जीन बता सकता है, और जीन के अंदर लिखा है कि भाई इतना होगा। तो अब डिपेंड करेगा कि कौन सा सेल किस टाइप के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, बट एनीवे जो जीन है वो क्या है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो कि डीएनए के अंदर लिखे हैं। फाइन, तो डीएनए क्या करता है, इन जीन्स के कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा जो पूरा सिस्टम है उसको आप डीएनए बोल सकते हो, बेसिकली यही है। तो जीन क्या है, एक स्पेसिफिक सेक्शन है डीएनए का जिसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। फाइन, अभी जो डीएनए का ये रीजन है, ये सेल को बता कैसे रहा है कि उसको करना क्या है। पहले तो हमने ये आंसर कर दिया कि सेल को क्या पता कि उसको क्या करना है, मैंने बोल दिया कि भाई डीएनए एक बुक है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें चीज़ें लिखी है, आपको समझ में आ गया। फिर आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि डीएनए में जो इंस्ट्रक्शन लिखा है ये सेल तक पहुंचता कैसे है। सिंपल सी बात है कि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है इसको पढ़ के कोई ना कोई छोटा सा प्रोटीन बनाया जाता है। अब ये जो प्रोटीन है ये सेल को बताता है कि उसको क्या करना है, मतलब सेल में जिस टाइप का प्रोटीन बन गया, सेल को एक तरह से आप मान लो एक सिग्नल मिल गया। अगर सेल में किसी और टाइप का प्रोटीन बन गया, मतलब मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है डीएनए का, इस पोर्शन को पढ़ा गया, इस पोर्शन की इंफॉर्मेशन को यूज़ करा गया, तो इस पोर्शन से के जीन से कोई डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन जाएगा, और सेल में ये टाइप का प्रोटीन बन गया तो सेल को कुछ और इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो वो कुछ और एक्टिविटी करेगा। डिपेंड करता है किस टाइम पे डीएनए का कौन सा पोर्शन पढ़ा जा रहा है, किस जीन को पढ़ा जा रहा है और किस टाइप का प्रोटीन बन रहा है, उसके बेसिस पे सेल एक्ट करता है। तो ये होता है जीन। फाइन, और फाइनली होता है अलील। अब जैसे मैंने आपको बताया डीएनए के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है, मान लेते हैं वो जीन है आई कलर का, आई कलर का वो क्या है, जीन। अब आई कलर कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, आई कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जीन तो आई कलर का है, लेकिन आई कलर कौन सा है, मतलब जीन का भी जो सब पार्ट होता है उसको आप एलील बोलते हो। ठीक है, डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन जो है उसको अलील बोला जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें ना प्रीलिम्स में पूछी जाती है। बायो और बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये फंडामेंटल्स तो आपको पता होने चाहिए। अब हुआ क्या है देखते हैं। अब हमारे इंडियंस के अंदर जो डीएनए अवेलेबल है वो ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्स होगा, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो डीएनए है वो काफ़ी ऑब्वियस है एक यूरोपियन पॉपुलेशन के डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और यूरोपियन पॉपुलेशन का जो डीएनए है वो अफ्रीकन पॉपुलेशन से डिफरेंट होगा। वही जो डीएनए है वो साउथ अमेरिका में जो इंडिजिनस पॉपुलेशन रह रही है 10,000 सालों से, उनसे डिफरेंट होगा।
मतलब ये जो डिफरेंस है ना इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही। तो हमें ये जानना है कि भाई इंडिया का जो जीन है उसमें ऐसी कौन कौन सी यूनिक चीज़ें हैं जो कि शायद यहाँ पे ना मिले। ठीक है, ये यूनिक चीज़ें ढूंढना का हमारा एम था। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करा, ऑलमोस्ट 10,000 लोगों का डीएनए कलेक्ट करा उन्होंने, और उसको क्या करा, सीक्वेंस करा। सीक्वेंस करने का सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने डीएनए को पढ़ा कि ये जो डीएनए में इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस है ना, बस इसको जाना। सिंपल, डीएनए सीक्वेंस करना का मतलब यही है कि डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस को पढ़ना। उससे पता चल जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है। तो आपको कुछ नई चीज़ें पता चलती है, कुछ सिमिलर चीज़ें पता चलेगी। इसको पढ़ के पता चलता है कि भाई इंडियंस की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस। सिंपल सी चीज़, यूएस में कोई दवाई बनी, कोई मेडिसिन बनी, वो क्यों बनी है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यूएस के सिटीजन्स पर ही कुछ टेस्ट किया, उस मेडिसिन का इन लोगों पे कुछ फायदा हुआ, तो उसी बेसिस पे ये मेडिसिन बन गई। लेकिन यही मेडिसिन अगर इंडियंस ने ली तो इंडियंस के ज़्यादा काम नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये दवाई सिर्फ यूएस सिटीजन्स पे टेस्ट करके बनाई गई थी, इंडियंस पे इसको टेस्ट ही नहीं करा गया, क्योंकि इंडियंस पे टेस्ट नहीं करा गया। तो जब यही मेडिसिन इंडियंस लेंगे तो ये जो मेडिसिन है ना, इंडियंस के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं बनी। तो यहाँ पे अगर हमें इंडिया का जीनोम पता है, इंडियंस का ऑन एवरेज कैसा डीएनए होता है, तो क्या होगा, फ्यूचर में जो मेडिसिन होगी वो और प्रिसाइज होगी, और ज़्यादा इंडियंस के लिए होगी। फ्यूचर में हमें ये भी पता होगा कि अगर पैंडेमिक फैल रहा है तो इंडियन पॉपुलेशन में कितना तेज़ी से फैलेगा, यूरोपियन पॉपुलेशन में कितना तेज़ी से फैलेगा, अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रन करा है। ये भी आपको याद रखना है। फाइन, तो ये पूरा हो चुका है, एंड ये कंप्लीट हो चुका है पूरा ये सर्वे, ये पूरा एनालिसिस, एंड मेकिंग अप अबाउट 2% ऑफ द कंट्रीज 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स। मतलब इंडिया में अराउंड डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं। जैसे आप किसी स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट के नॉर्थ के लोग और आप ही के स्टेट के साउथ के लोग, या फिर आपके स्टेट के ईस्ट के लोग या आपके स्टेट के वेस्ट के लोग शायद थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि इंडिया में इतने लोग हैं और इतना डाइवर्सिटी है कि एक ही कंट्री के एक स्टेट में 5-5, 6-6 अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इंडिया में टोटल 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, जिसमें से 83 का इन्होंने ये लिया था। तो ऑब्वियसली ये जो सैंपल साइज है काफ़ी स्मॉल है, बट अब सारे इंडियंस का तो कर नहीं सकते। तो पूरे इंडिया में से ना, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को उठा के उन्होंने 83 को कलेक्ट करा। उसमें ऑलमोस्ट 10,000 ह्यूमंस थे जिनका डीएनए इन्होंने एनालाइज करा। फाइन, अब फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, डिजीज एंड ड्रग थेरेपी में इसकी एप्लीकेशन होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम था जीनोम इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद सारे जीनोम्स को एनालाइज करने के बाद एक पूरा डेटाबेस बनाया गया। अब इस डेटाबेस को बहुत सारी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करेगी रिसर्च में, नए नए मेडिसिन बनाने में। ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और ये जो डेटाबेस है, ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो कि फरीदाबाद में है, वहाँ पे इसको रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है बहुत टाइम से चल रहा है। आई एम वेरी श्योर अगर आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना ही है। तो इसका फाइनली डेटाबेस जो है वो इस सेंटर में स्टोर करके रखा हुआ है। फाइन, तो किसी पॉपुलेशन ग्रुप में एलील्स ज़्यादा हैं, किसी पॉपुलेशन में एलील्स कम है। अब ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर यूपीएससी रिलेटेड इसमें कोई न्यूज़ आएगी फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड तो और डिस्कस करेंगे, बट ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताया ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़, द जेड मोर टनल हैज़ बीन ओपन बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये बेसिक सी प्लेसेस इन न्यूज़ वाली एक पर्टिकुलर न्यूज़ है, जिसकी क्योंकि अभी न्यूज़ में आया है तो इट इज़ पॉसिबल कि कहीं रैंडमली किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में इसको मेंशन करके वो क्वेश्चन इस पर पूछे। तो जेड मोर टनल जो है वो इंडिया, मतलब वो फर्स्ट मेजर माइलस्टोन है टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी भी कॉरिडोर्स एग्जिस्ट करते हैं कश्मीर और लद्दाख के बीच में, बट वो बर्फबारी के कारण थ्रू आउट द ईयर ओपन नहीं होते। तो जेड मोड एक टनल है, ऐसे 2-3 टनल पे काम चल रहा है, 1-2 टनल पूरी हो चुकी है। अगर ये सब बन गया पूरा तो यहाँ पे जो कश्मीर वैली है और यहाँ पे पूरा जो सपोज लेह सिटी है लद्दाख की,
इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ईयर राउंड रहेगी, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ। ऐसे भी मैच द फॉलोइंग में जो टनल्स या रोड्स या ब्रिजेस न्यूज़ में रहते हैं, उनको स्टेट के साथ मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर, डिकोडिंग इंडियाज़ ग्रोथ स्लो डाउन। तो रिसेंटली ये एक थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ थी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका जो प्रिडिक्शन था इस साल की ग्रोथ का, उसको कम कराए। मतलब देखो, पिछले साल की, जब मैं साल बोल रहा हूँ ना, तब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की। और किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है और अगले साल के मार्च तक चलता है। तो जब भी मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ और मैं बोलूँ कि पिछले साल, इस साल, तब मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पीरियड की, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर की। फाइन। तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 23 से 24, इसके अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो 8.2% थी जीडीपी की, जो कि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, इस साल मतलब 24 से 25, ये जो 82% है ना, इसके पास तो हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि सारी कंट्रीज में ही एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हमें लगा कि 6.5% से 7% तक जो ग्रोथ रेट है वो रहेगी। और इकोनॉमिक सर्वे ने ये क्या करा था, एस्टिमेट करा था कि इतनी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो रहने वाली है। अभी जो रीसेंट डेटा आया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब पिछले, अभी क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल में चालू हुआ था। तो देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए। ठीक है, अब तक जो इकोनॉमी का डेटा आया है वो काफ़ी लो रहा है, बहुत लो रहा है। ये जो हमारा ये पर्सपेक्टिव था ना कि इस पूरे साल की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6.5 से 7 के बीच में रहेगी, ये 6.5 से भी नीचे रहा है। और गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपना जो एस्टिमेट था ये 6.5 से 7 का, इसका जो लो था ना, इसको भी ब्रेक करके अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें लगता है कि इस पूरे साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्चुअली 6.4% रहेगी। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जितना स्लो डाउन एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो और यही न्यूज़ है। तो यही था, 6.4% गवर्नमेंट ने रियल जीडीपी की ग्रोथ को एस्टिमेट करा है, जो कि 8.2% पिछले साल थी। और इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया था कि 6.5 से 7 के बीच में रहने वाली है। ये तो बात हो गई रियल जीडीपी की। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। उसकी बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। रियल जीडीपी एक्चुअल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी है जो कि नंबर्स हमें दिखते हैं। सिंपल सा एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज आप एक फैक्ट्री के ओनर हो और आप हर साल 100 मशीन्स बनाते थे। ठीक है, हर साल आपने 100 मशीन्स बनाई और एक मशीन की वैल्यू थी 100 रुपये। एक मशीन की वैल्यू थी 100 रुपये और हर साल आपने 100 मशीन्स बनाई। तो आप एक साल में कितने कितने पैसे की चीज़ें बना देते? 100 × 100 इज 10,000। मतलब आप हर साल 10,000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बनाते थे। अब अगले साल आपने क्या करा? अगले साल आपने सिर्फ 101 मशीन्स बनाई। मतलब पिछले साल आपने 100 मशीन्स बनाई थी, इस बार आपने 101 मशीन्स बनाई। लेकिन इस साल आपकी जो मशीन है वो आप 100 रुपये में नहीं, इस साल आप अपनी मशीन 110 रुपये में बेच रहे हो। तो आपने कितने रुपए का प्रोडक्ट बनाया? आपने प्रोडक्ट बनाया, आपको जो टोटल प्रोडक्ट है वो 11,110 रुपीज़ का हुआ। तो अब खुद देखो, जो आपने एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनाया है ना, वो तो आपने एक ही तो मशीन एक्स्ट्रा बनाई है। मतलब आपका जो राइज है वो तो 1% ही है ना। आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 1%, क्योंकि आपने प्रोडक्शन कितना करा है? एक ही मशीन का तो एक्स्ट्रा करा है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस प्राइस को देखोगे कि पिछले साल आप इसको 100 रुपये में बेच रहे थे, इस साल आप इसको 110 रुपये में बेच रहे थे, तो आपकी प्राइस के अंदर 10% राइज हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरी कंपनी तो 10% से ग्रो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी 1% से ग्रो कर रही है। फिर आप मुझे बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरी कंपनी तो 10% से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जो 10% ग्रोथ है ये आपकी नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन क्योंकि आपने इसमें क्या है, आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ा दी, आर्टिफिशियल जो आपने प्राइस बढ़ाई है वो इस नंबर में दिख रही है। लेकिन ऐसा है थोड़ी, एक्चुअल तो आपका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही मशीनरी का तो है। तो रियल जो आपकी ग्रोथ है वो कितनी है? 1%। लेकिन नॉमिनली जब आप इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में इंक्रीज, जब इस प्राइस में इंक्रीज को आपने एडजस्ट नहीं करा, तब आपकी जीडीपी आ रही थी 10%, जिसको आपने नॉमिनल बोल दिया। लेकिन जब आपने इस इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करा, सिर्फ प्रोडक्शन को देखा, तब पता चला कि रियल जीडीपी तो 1% थी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ का हमारा एस्टिमेट था वो था 10.5%।
ये गवर्नमेंट का खुद का एस्टिमेट था। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, 10.5% तो नहीं हो पाएगा इस साल, हम 9.7% ही रहेंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि शायद जो फाइनल हमारा डेटा है इस पूरे साल का, वो इससे भी कम हो, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। ऑब्वियसली मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि ग्रोथ हो ज़्यादा, बट ये डेटा कुछ और कह रहा है। तो जीडीपी डेटा में कुछ और अनॉर्मली भी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो जीडीपी का फॉर्मूला है, जिस तरह से उसको कैलकुलेट करा जा रहा है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। जैसे जो नॉमिनल ग्रोथ स्लो डाउन है, वो तो हमें स्लो डाउन मिला है, लेकिन जो रियल ग्रोथ है वो एक्सेलरेशन बता रही है। ठीक है, तो ये कंसर्न भी थोड़ा बता रहे हैं। मतलब जो 2023 और 24 का डेटा था ना, पिछले साल का डेटा, उसमें नॉमिनल ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन रियल ग्रोथ थोड़ी बढ़ गई। अब दोनों में इतना डिफरेंस कैसे पॉसिबल है? तो कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि शायद जो कैलकुलेशन है उसमें जिस तरह से इसको कैलकुलेट करा जा रहा है वो सही तरीका नहीं है। अब ये थोड़ी सी ना पॉलिटिकल डिबेट हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, बट इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से ये जो अनॉर्मली है उसको डेफिनेटली देखना चाहिए। देन एक और प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ढंग से नहीं हो रही। मतलब ये जो ग्रोथ आ रही है हमारी, पैसा पैसे की जो ग्रोथ बन रही है, प्रोडक्शन की जो ग्रोथ बन रही है, वो किसने पैसा लगाया है कि ये ग्रोथ आ रही है? तो दो सेक्टर है हमारी कंट्री में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट खुद। तो अभी जो ग्रोथ है ये है प्राइवेट, ये है पब्लिक सेक्टर की। मतलब पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट खुद पैसा लगा रही है, ब्रिजेस बना रही है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, सोलर पैनल लगा रही है, जो भी है, तो गवर्नमेंट के खुद के पैसे से ये ग्रोथ आ रही है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत कम है और वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, सो और जो जैसे गवर्नमेंट का एम था, एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, वो उसकी सक्सेस तभी होगी जब प्राइवेट सेक्टर खुद ग्रो करे। और प्राइवेट सेक्टर ग्रो तो दूसरी बात, पहले बात तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट ज़्यादा करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम रहा है काफ़ी। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब, कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि नई नई चीज़ें आना। कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे कोई एक प्रोडक्ट है कैपिटल गुड, आप उसको बोल दो। कैपिटल गुड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खरीदने से और ज़्यादा पैसे बनेंगे, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने से और ज़्यादा पैसे बनेंगे। सपोज आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी जिससे आप 10 करोड़ बनाने वाले हो, तो आपने 1 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, या उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा और पैसा बनेगा। लेकिन आपने 1 करोड़ के का एक बहुत बड़ा केक खरीद लिया और उसको आपने खा लिया, तो क्या इस केक से कोई नया पैसा बना? नहीं। तो ये एक रेवेन्यू या मतलब ये एक इस टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं बन रहा, तो आप इसको कैपिटल में काउंट नहीं करोगे, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट से और पैसा बन रहा है, जिस कैपिटल लगाने से और कैपिटल बन रहा है, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है काफ़ी कम रहा है प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन पिछले 10 साल से भी पिछले 10 साल में हमने देखा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ आ रही थी, लेकिन अभी जो ग्रोथ आ रही है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से आ रही है। तो मतलब प्राइवेट जो सेक्टर है वो काफ़ी पीछे है, और ये हम सबको पता है कि अगर हमें फ्यूचर में और जॉब चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं, वो इन्वेस्ट भी करना चाहिए उनको हमारी कंट्री के अंदर, और ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। देन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो था, अप्रैल से लेके नवंबर का जो 8 महीने का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था, वो सिर्फ 56% ही जो टारगेट था उतना ही कलेक्ट हो पाया है। तो ये कुछ मतलब ये पूरा एनालिसिस दे रहा है पिछले साल का इस आर्टिकल के अंदर। एंड जो गवर्नमेंट ने बोला था कि इस साल वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है या जो गवर्नमेंट खुद है वो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती थी, इस साल वो करना चाहती है 111 ट्रिलियन रुपीज। मतलब ट्रिलियन रुपीज होता है, ये मान लो आप 11 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट का एम था कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। लेकिन इसका आधा भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आधे से भी कम स्पेंड हुआ है ये अभी। तो हमारे पास रेवेन्यू भी कम आ रही है, और प्राइवेट सेक्टर तो इतना इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। पब्लिक सेक्टर भी जितना इन्वेस्ट करना चाहिए था उसका अभी तक आधा ही हुआ है, और जबकि 3/4 ऑफ द ईयर पूरा हो चुका है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि देखो हमारी कंट्री में क्या है, इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा है, चीज़ों के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और आपको सबको पता है कि अगर हमारे पास और पैसे आए तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ते प्राइसेस और बढ़ जाएगी। तो हमें फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, प्राइवेट
सेक्टर खर्च कर रहे हैं, वो अपने आप को रोक के रख रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन ना हो। लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग भी ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो एक छोटे से इस राउंड अबाउट में हम फँस गए। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पैसा खर्च नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, तो ग्रोथ भी कम है और इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। तो इस पूरे साइकिल में हम थोड़े से अभी फँसे हुए हैं। इसका रियल सॉल्यूशन ये होता है कि आप जेन्युइनली अभी तो इन्वेस्टमेंट करो ढंग से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ही इसका एक फाइनल तरीका होता है जिससे आप इस साइकिल से निकल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कि सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी फॉर सेडिशन। देखो, सेडिशन का एक लॉ था जो कि ब्रिटिश सरकार लाई थी। इसके अंदर इंडिया के बहुत बड़े और बहुत फेमस जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, इतने सारे क्रांतिकारियों को सेडिशन के अंदर देशद्रोह के नाम पे जेल में रखा था। फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो सेक्शन था, इसको चालू रखा गया, ये सोच के कि भाई ये तो बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ऑलमोस्ट ये जो सेडिशन का जो चार्ज हमारे इंडिया लॉ में था, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया, और वो भी पॉलिटिकल पर्पस से। इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है उससे लेके आज तक सेडिशन को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा गया गवर्नमेंट्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो देशद्रोह का इसमें एम ये था कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा उसको हम देशद्रोही मानेंगे, यही सेडिशन का एम था। बट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए हिस्टोरिकली और उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो वो देशद्रोह नहीं है, वो तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हो जिससे लोग भड़क जाएं और वायलेंस हो, उसको हम सेडिशन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी इंटरप्रिटेशन के बाद भी इसको मिसयूज करा गया। फिर क्या होता है, जो इंडियन पीनल कोड था, उसको उसकी जो बेसिकली आप ये मान सकते हो डेट जो है वो खत्म होती है और उसको रिप्लेस करने के लिए आता है बीएनएस। जो 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स आए थे, 3 न्यू लॉज आए थे, उसने उसमें बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस कर दिया। अब बीएनएस के अंदर ये आपको ध्यान रखना है, सेडिशन जैसा कोई शब्द नहीं है। बीएनएस के अंदर सेडिशन जैसा कोई शब्द नहीं है। तो लोग थोड़े से खुश हुए, चलो ठीक है, जो सेडिशन का लॉ ब्रिटिश लाए थे वो अब चला गया। लेकिन ये देखा गया कि इस बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर अभी भी एक सेक्शन 152 है जिसमें सेडिशन लिखा तो नहीं है, लेकिन ये सेडिशन को फिर भी जिंदा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल बोल रहा है कि कहीं ये सेक्शन जो 152 है, ये लूप होल को यूज करके सेडिशन को वापस ना ले आए। रिसेंटली क्या होता, राजस्थान हाई कोर्ट ने ही बताया ये कि इस पर्टिकुलर केस में, तेजेंद्र पाल सिंह केस में, कि सेडिशन को वो बीएनएस का सेक्शन जो 152 है, यहाँ पे सेडिशन को जबरदस्ती इसको यूज करके सेडिशन जैसे ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा जा रहा है। फाइन। सो 2022 में बीएनएस को इनेक्ट करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक क्या करा था, जो सेडिशन था, एक्चुअली जो सेक्शन 124A था आईपीसी का, भाई सेडिशन के अगेंस्ट देशद्रोह का ओवरऑल पनिशमेंट डिस्क्राइब करता था। तो जब ये आईपीसी की डेट एंड हुई और उसके बाद बीएनएस लागू हुआ, मतलब बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस करा है, इसके अंदर अंदर सेडिशन नहीं था। और बाय द वे, ये जो 2022 से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई सेडिशन को आप, गवर्नमेंट को उन्होंने सजेशन दिया था कि सेडिशन जैसे प्रिंसिपल को हटाओ, और 2022 तक तो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड ही कर दिया था सेडिशन को, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक बहुत बड़ा खतरा है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है सेडिशन के इस प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि इसका मिसयूज़ काफ़ी हो रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो गवर्नमेंट ने सेडिशन का एप्लीकेशन रोक ही दिया था। उसके बाद बीएनएस ने जब आईपीसी को रिप्लेस करा, तब उसमें सेडिशन था ही नहीं, तो लोग थोड़े से खुश हुए कि चलो ये ठीक हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बोला था कि सेडिशन जो है वो हम हटा देंगे। फाइन, और बीएनएस के अंदर ऐसा कुछ दिखा भी नहीं। लेकिन जो सेक्शन 152 है बीएनएस का, उसके अंदर एक चीज लिखी है, उसमें लिखा है एनी एक्ट एक्साइटिंग सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड सबवर्शन एक्टिविटीज, ये क्रिमिनलाइज कर दिया इसको। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जिससे लोगों को भड़काया जा सकता है देश से ससीड करने के लिए, कोई आर्म्ड रिबेलियन चालू करने के लिए, इन केसेस में जिसने वो स्टेटमेंट बोला है जिसके कारण लोग भड़क गए हैं, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो ये सेडिशन जैसा ही है। अब आपको लगेगा कि यार ये तो इस प्रिंसिपल में कुछ गलत थोड़ी है, जो लोगों को भड़का रहा है, जिससे आर्म रिबेलियन हो रहा है, उसको रोकना कोई बुरी बात थोड़ी है। बिल्कुल सही है आपका ये पॉइंट, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं करा गया। ठीक है, यहाँ पे कोई डेफिनेशन ही नहीं है। फाइन, कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये कैसे आपको पता चलेगा कि क्या इस स्टेटमेंट से लोग भड़के हैं या नहीं भड़के, क्या इससे
आर्म रेबेलियन हुआ है या नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक लूप होल और एक वेगनेस एग्जिस्ट करती है। ये थोड़ा वेग है, यहाँ पे डिफाइन नहीं करा गया। तो सपोज आज से मान लेते हैं 20 साल बाद कोई गवर्नमेंट आई जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, और इस गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, इस गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जो कि मान लेते हैं गवर्नमेंट को सही चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लगेगा कि मैं तो सेक्शन 152 को यूज़ करके ये बोल दूंगी कि ये जो लोग हैं ना, ये आर्म्ड रिबेलियन फैला रहे हैं। तो और 152 को यूज़ करके लूप होल के कारण वो इनको जेल में डाल देंगे। ये लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा, जो सेक्शन 152 के अगेंस्ट के अंदर तुमने कुछ क्राइम करा है, ये बोलेंगे हमने तो ऐसा करा ही नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई सेक्शन 152 में कोई डेफिनेशन तो दी नहीं गई है, तो मैं तो उसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। लॉ बोल रहा है ना कि आप कंट्री के अगेंस्ट कोई बड़ा मूवमेंट चलाने वाले हो, तो और किसी स्टेटमेंट से कोई बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो आपको मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो क्राइम के बराबर होगा, जो सही है। लेकिन ये इसको डिफाइन नहीं करा गया कि वो स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, वो डेफिनेशन नहीं है। तो मतलब इसको मिसयूज करके इनोसेंट लोगों को भी जेल में डाला जा सकता है। ये एक प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। बाय द वे यही चीज सेडिशन के साथ भी हो रही थी। जो 124A था इंडियन पीनल कोड में, उसमें प्रॉब्लम यही तो थी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको सस्पेंड करो। लेकिन 152 से भी सेम प्रॉब्लम चालू हो सकती है। ये ही आर्टिकल आपको ये कह रहा है, मतलब ये इस पर्टिकुलर ऑथर का ओपिनियन है। फाइन। तो बीएनएस ने फॉर्मली सेडिशन टर्म का यूज नहीं करा है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो अभी रिसेंटली डिसीजन है, उन्होंने बोला है कि फिर भी इसको मिसयूज करा जा सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो भी एक्ट है जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को खतरे में डाल सकता है। लेकिन ये एक्ट कौन सा है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई डेफिनेशन नहीं है तो मतलब जो भी पावर में है वो इसको मिसयूज करके इनोसेंट लोगों को जेल में डाल दिया जा सकता है। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर एक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल। अकॉर्डिंगली कोई स्पीच है जो कि क्रिटिसाइज कर दिया किसी हिस्टोरिकल फिगर को, पॉलिटिकल फिगर को, क्या ये एक्ट अगेंस्ट सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है? अब ये कैसे पता चलेगा? कोई हिस्टोरिकल फिगर है, किसी एक इंसान ने ट्वीट करा कि उसको इस हिस्टोरिकल फिगर से कुछ प्रॉब्लम है, उसके ओपिनियन इसको पसंद नहीं, तो क्या इससे इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी वायलेट हो सकती है? वेल टेक्निकली नो, बट टेक्निकली यस। यहाँ पे टेक्निकलिटी आ जाती है ना भाई, आपको कैसे पता कि वो इंडिया की सोवरेनिटी वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, इंडिया की इंटेग्रिटी वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेगनेस है, कोई डेफिनेशन नहीं है ना, क्योंकि लॉ के अंदर लिखा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। अब क्योंकि वेगनेस है तो गवर्नमेंट चाहे आज या अगले 20 साल बाद या अगले 100 साल बाद इस वेगनेस को यूज करके अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल में डाल सकती है इस 152 सेक्शन के अंदर। ये एक चीज है। तो बेस्ट चीज क्या रहेगी कि इसमें डेफिनेशन आ जाए। सेक्शन 152 अगर अच्छी इंटेंशन से यूज करा जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर किसी इंटेंशन अच्छी नहीं है तो ताकि वो इसको मिसयूज ना कर पाए, यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए ताकि कोई इसको मिसयूज ना करे। अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी नहीं है तो वो इसको मिसयूज ना कर पाए, इसलिए डेफिनेशन देनी जरूरी हो जाती है। यही एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है क्योंकि ऐसे रैंडम चीज़ें ना वो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, और क्योंकि ये बीएनएस का सेक्शन 152 न्यूज़ में है तो लिटरली वो पूछ लेंगे। और बीएनएस ने अभी रिसेंटली रिप्लेस करा है आईपीसी को, तो लिटरली वो पूछ लेंगे कि भाई अभी जो सेक्शन 152 न्यूज़ में था वो क्यों था, वाई वॉज इट इन न्यूज़? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में। बाद में आपने अगर पीवाईक्यू देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, आपको पता होना चाहिए न्यूज़ में क्यों था। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ। वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो दे रहा हूँ। एक ब्लाइंड पर्सन है जो कि वॉक कर रहा है दिल्ली की फुटपाथ पर, या दिल्ली नहीं, आप अपनी सिटी को इमेजिन करो जहाँ पर भी आप हो, दिल्ली में हो या कहीं भी हो। आप इमेजिन करो कि एक ब्लाइंड पर्सन फुटपाथ पे कितनी दूर चल सकता है। आपका आंसर होगा 100 मीटर मैक्सिमम, क्योंकि 100 मीटर तक तो वो लाइंस होगी जहाँ पे ब्लाइंड पर्सन अपनी स्टिक को टच करके चल सकता है आगे। उसके बाद कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे लाइन टूटी होगी, कहीं पे फुटपाथ ही खत्म हो गया, कहीं पे फुटपाथ पे कार्स खड़ी है। तो मतलब ये 100 मीटर से आगे जा नहीं पा रहा बिना किसी की मदद से। ये प्रॉब्लम है आज की डेट में। कोई बस आगे रुकी, अब आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो कि व्हील चेयर पे है, एक इंसान है जो कि व्हील चेयर पे है, क्या वो अपने आप बिना किसी की मदद लिए उस बस पे चढ़ सकता है? गवर्नमेंट की बस पे चांसेस है बहुत कम। क्या आपको गवर्नमेंट की बसेस में ऐसे रैंप खुलते हुए दिखते हैं ऑटोमेटिक, जो कि व्हील चेयर वाले इंसान अपने आप बिना किसी की मदद लिए बस के अंदर चले आए? नो।
क्या मेट्रो में ऐसा सिस्टम है? मेट्रो तो एक्चुअली काफ़ी फ्लैट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हुआ जा सकता है, और मेट्रो में लिफ्ट्स भी होती हैं, तो डेफिनेटली मेट्रो एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, आप बैंक ही चले जाओ, ये आपने देखा होगा, बैंक के बाहर ना रैंप्स होते हैं, और रैंप्स का स्लोप इतना ज़्यादा होता है कि कोई व्हील चेयर वाला इस पे चढ़ेगा भी तो वापस नीचे आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स है ना आज हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो पर्सन है जो कि स्पेशली एबल्ड है उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। यही ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और होता क्या है, सपोज आपने गवर्नमेंट से कंप्लेन करी कि भाई गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑफिस है जिसके बाहर रैंप नहीं है, तो कोई व्हील चेयर से बंदा आ नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट के ऑफिस के पास जो बोर्ड लगा है ना उसमें ब्रेल से कुछ लिखा नहीं है, तो जो ब्लाइंड पर्सन है वो पढ़ नहीं पा रहा कि ये गवर्नमेंट का ऑफिस किस टाइप का है। आपने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस ऑफिस के बाहर ये दोनों चीज़ें बनवा दी। लेकिन उसी सिटी में गवर्नमेंट के 100 और ऑफिस हैं, उसमें कुछ नहीं करा। तो मतलब हम बहुत रिएक्टिव भी हैं, जो हमें पता चलता है बस उसका करते हैं, बढ़ चढ़ के आगे जाके प्रोएक्टिवली हम काम नहीं कर रहे। ये भी इस एडिटोरियल में लिखा है, फाइन। जबकि 2016 में हम एक्ट लाए हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये काफ़ी अच्छा एक्ट था बाय द वे। इस एक्ट को लाए हैं जिसमें हमने बोला है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी कुछ राइट्स हैं, और उनको डिफाइन करा है हमने राइट्स को, और बताया है कि ये राइट्स हैं और इसको वायलेट नहीं करा जा सकता। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने इसको वापस दोहराया है, फाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 40, 44, 45, 89 ये जो एक्ट था इसमें जितने भी सेक्शंस हैं इसमें लिखा है कि एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन मैंडेटेड है, मतलब मैंडेटरी है कि आपको गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली जिस भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेसिबल बनाना है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर ये लिखा है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो ऐसी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस निकाले जिससे पूरा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल बन जाए। और इस एक्ट के अंदर एक रूल 15 ऑलरेडी था जिसका तब क्रिटिसिज्म भी हुआ था 2016 में, क्योंकि इस एक्ट में क्या लिखा, इस रूल में क्या लिखा है कि ये गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा था। डिस्क्रिशन मतलब जब जिसकी जो भी ऑफिसर है मान लेते हैं, जब उसको लगता है तब। डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि जब उसको सही लगे तब वो गाइडलाइन निकालेगा, जब उसको सही नहीं लगेगा तब वो गाइडलाइन नहीं निकालेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आप गवर्नमेंट से पूछो कि भाई ये जो यहाँ पे रैंप है ये बना क्यों नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं बना। तो ये डिस्क्रिशन हो गया कि जब पैसा आएगा तब बनवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई डिस्क्रिशन का है ही नहीं, यहाँ पे आपके ऊपर मैंडेटेड है, आपके पास पैसे नहीं है तो लाओ और बनाओ, ये बहाना नहीं चलेगा कि पैसे नहीं है नहीं करा। ये मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ। ये जो डिस्क्रिशनरी रूल 15 डिस्क्रिशनरी पावर देता था सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और इस केस का नाम भी प्लीज़ आप याद रख लो, मेंस में ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अगर आपने इस केस का नाम लिख दिया तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने करी, तो यहाँ पे डिस्क्रिशन को खत्म कर दिया और बोल दिया क्या, बताया, वापस याद दिलाया कि ये चीज़ें तो मैंडेटेड है आप पे, पैसे नहीं है तो उसको लाओ कहीं से और बनाओ आज की डेट में। आप वेट नहीं कर सकते 15 साल तक जब तक आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, और ये ऑथर दो चीज़ और बताते हैं, एक्सेसिबिलिटी वर्सेस रीजनेबल अकोमोडेशन, कि ये जो एक्ट है ना 2016 का, ये एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, रीजनेबल अकोमोडेशन की बात नहीं करता। रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है, ये टेलर्ड अप्रोच है कि सपोज पता चला कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर कोई ब्रेल में कुछ लिखा नहीं है, तो उन्होंने ब्रेल वाले बोर्ड्स लगा दिए। पता चला गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर कोई रैंप नहीं है, उन्होंने रैंप बनवा दिए। ठीक है, तो ये होगी टेलर्ड अप्रोच, रीजनेबल अकोमोडेशन, कि धीरे धीरे करते हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर चाहिए जिसको आप एक्सेसिबिलिटी कहते हो। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना होगा, स्टार्टिंग से ही आप चालू करो, वेट मत करो इन चीज़ों के आने का, और सोचो मत कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है तो चलो छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो चलो इस पे यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह जब गवर्नमेंट कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम नई इलेक्ट्रिक बसेस बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का ख्याल है ना उनके दिमाग में, तो तभी ख्याल आना चाहिए कि इन बसेस को हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ऑलरेडी ऐसे बना दें कि अगर वो 100 साल तक चढ़े भी ना तब भी हम इन बसेस को उनके लिए एक्सेसिबल बना के रखेंगे। चाहे कोई भी पीडब्ल्यूडी इंसान इन इलेक्ट्रिक बसेस में शायद बैठे भी ना, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये बसेस को बनाना ही ऐसे है ताकि वो एक्सेसिबल हो। ऑब्वियसली बैठेंगे, बट ये सोच के बनाना है कि फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग एक्सेस करेंगे कितने लोग नहीं करेंगे। हमें हर इंफ्रास्ट्रक्चर में पीडब्ल्यूडी की एक्सेसिबिलिटी ध्यान रखते ही प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाना है।
फाइन, ये चीज़ है। तो कोर्ट ने बोला कि एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड यही होता है ना, प्रिंसिपल क्या होता है कि हमें पीडब्ल्यूडी को एक्सेसिबिलिटी देनी है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल है तो बहाना नहीं चलेगा, जो चीज़ राइट है वो राइट है, जो चीज़ रॉन्ग है वो रॉन्ग है, बात खत्म। पैसे हैं, टाइम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी मैनेज करके इन चीज़ों को पूरा करो, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं। देन फिर ऑथर दो तीन चीज़ें और सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो हम सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इकोसिस्टम तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे स्पीच दी जाती है। जैसे सपोज कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके सुन सकता है, हियर कर सकता है कि उस वेबसाइट पे लिखा क्या है। तो ये तो हो गया डिजिटल अकोमोडेशन, फिजिकल अकोमोडेशन। लेकिन जो एक्चुअल एक्सेसिबिलिटी है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं होती, हमें सोशल एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे जो पीडब्ल्यूडीज हैं बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन शायद उनको जॉब ना मिले, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमें, इस सोशल बैरियर को भी तोड़ना पड़ेगा, जिससे जो तभी टूटेगा जब गवर्नमेंट प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रन करेगी। जो सोशल स्टिग्माज हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा इसी एक्ट में जो राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 का, उसी एक्ट में सोशल ऑडिट भी मैंडेटेड है। सोशल ऑडिट क्या होता है, कोई भी कंपनी है, उसके कोई भी कंपनी है या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी काम हैं या फंक्शंस हैं, उनसे सोसाइटी को कितना नुकसान और फायदा हो रहा है, इस चीज़ को देखना हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। तो गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़ की सोशल ऑडिट ये मैंडेटरी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, जिसको ढंग से नहीं करा जा रहा। ऑथर बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसको भी ढंग से कंप्लाई करा जाए और कॉम्प्रिहेंसिव चेक्स यहाँ पर हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़, क्या वो जेंडर सेंसिटिव, और स्पेशली यहाँ पे क्या वो पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़, जिनको आप दिव्यांगजन भी बोल सकते हो, या जिनको आप पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ भी बोल सकते हो, क्या वो उनके पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड हैव अ वेरी गुड डे।